नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेकर 2 या 3 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि इसी महीने डीआरडीओ की तरफ से अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की टेस्टिंग करना शुरू किया जाएगा। और 2 दिन पहले बताया गया था कि अस्त्र मार्क 2 की ये पहली डेवलपमेंटल ट्रायल होने वाली है। लेकिन अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल पहले से ही अस्त्र मार्क 2 की कैरियर ट्रायल और डमी ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जा चुका है। और हो सकता है इसी बीच जो नोटम वार्निंग को इशू किया गया था उसी दौरान ही अस्त्र मार्क 2 की टेस्टिंग को कंडक्ट किया गया था। अभी डीआरडीओ की तरफ से इसकी जो टेस्टिंग करने का प्लान किया जा रहा है, इसकी फाइनल कन्फिगरेशन के साथ टेस्टिंग होने वाली है, यानी कि अब इसकी डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और अब सीधे तौर पर इसकी टेस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद इसको प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो अब इसकी काफी सारे ट्रायल होना बाकी है, लेकिन अभी इसको फास्ट ट्रैक मोड में डेवलप किया जा रहा है। और अभी एक तौर पर हमको लॉन्ग रेंज वीवीआर मिसाइल की काफी जरूरत है, जो कि पाकिस्तान या चाइनीज ओरिजिन PL-15 मिसाइल को काउंटर कर पाएगा। अभी हमारे पास जो मिसाइल मौजूद है, सिर्फ मिट्योर मिसाइल को छोड़ के वो मैक्सिमम 130 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं, जिस वजह से वीवीआर एंगेजमेंट में अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स की J-10 के पास और चाइनीज एयरफोर्स के लगभग सभी फाइटर जेट के पास एडवांटेजेस होने वाली है। यानी कि अगर हमारे सुखोइज का सामना चाइनीज ओरिजिन फ्लैंकर के साथ होता है तो उनके पास PL-15 मिसाइल होगा, जो कि 145 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक स्ट्राइक कर पाएंगे। लेकिन अस्त्र मार्क 2 को इंटीग्रेट करने के बाद या आने के बाद ये वीवीआर एडवांटेजेस वापस हमारे साइड में शिफ्ट करने वाला है। और इसमें मौजूद नई डुअल पल्स मोटर की वजह से इसको मैक्सिमम 160 किलोमीटर से 180 किलोमीटर तक का रेंज मिलने वाला है, जिसका नो एस्केप जोन वर्तमान की अस्त्र मिसाइल के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाला है। और इसमें अभी लगभग सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि AMRAAM मिसाइल में या फिर PL-15 जैसे मिसाइल में किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इशू किए गए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक टेंडर को इशू किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक लॉन्ग रेंज सैटेलाइट नेविगेशन बेस्ड गाइडेड मिसाइल को खरीदने का फैसला किया गया। ऐसे अभी 250 मिसाइल को खरीदने का प्लान बनाया गया है और ये मिसाइल ऐसा मिसाइल होने वाला है जिनको दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा और इनकी हिट प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होने वाली है। अब इस टेंडर को सिर्फ इंडियन वेंडर के लिए ही ओपन किया गया, यानी कि इसके अंदर हम कोई भी फॉरेन ओरिजिन मिसाइल को इंडक्ट नहीं करेंगे। अब सवाल ये कि भारत में कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी है भी जिसके पास ऐसी कैटेगरी की मिसाइल को डेवलप करने की काबिलियत है या नहीं, क्योंकि आज तक भारत की कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस तरह की कोई मिसाइल को डेवलप नहीं कर रही है। वो बात अलग है कि अगर हम इसमें डीआरडीओ की किसी मिसाइल को इंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्लियरली बताना पॉसिबल नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स में अभी किस मिसाइल को इंडक्ट करने के बारे में जिक्र किया गया, क्योंकि अभी इस टेंडर में किसी भी पर्टिकुलर मिसाइल का नाम मेंशन नहीं किया गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सबको याद होगा 1 या 2 दिन पहले मैंने नेवी की तरफ से आयोजित किए गए एक सेमिनार के बारे में आप सभी को बताया था, जिसमें नेवी की तरफ से मेक 1 और मेक 2 कैटेगरी के अंदर हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को मल्टीपल लेवल सिस्टम को डेवलप करने के लिए कहा गया था। अब इस दौरान एक मिसाइल का भी जिक्र किया गया था, जिसके बारे में तब कोई खास डाटा को पब्लिक नहीं किया गया था कि किस टाइप का मिसाइल होने वाला है और अभी नेवी की तरफ से किस टाइप की मिसाइल को इंडक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। अभी पता चला है कि इस मिसाइल का नाम ग्लाइड फायर मिसाइल होने वाला, जो कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल होने वाली है। अब इनिशियली इसको एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने का उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन जैसे कि अभी इसको इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी या स्टार्टअप कंपनीज के द्वारा डेवलप किया जाएगा, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि फिलहाल के लिए कोई इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी हमें कोई हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करके दे सकती है। तो ऐसे में ज्यादा चांसेस ये कि एक हाई सबसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल ही होने वाली है, जो कि एक लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड वेपन की तरह काम करेगा और इसकी मैक्सिमम रेंज जो होने वाली है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसे मेनली दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ग्लाइड फायर मिसाइल को शायद निर्भय मिसाइल का एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पर यहाँ पर इंडक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि निर्भय मिसाइल की रेंज यहाँ पे 1000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है, जबकि ग्लाइड फायर की रेंज लगभग 300 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। ऐसे में इसे भी हमारे नेवी की अलग अलग वेसल्स में वर्टिकल लॉन्च ट्यूब से फायर किया जा सकेगा और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर एक स्पेशल नेविगेशन सिस्टम होने की बात किया जा रहा है और 2 छोटे साइज की
विंग्स होने का जिक्र भी किया जा रहा है, जो कि इसे अपने टारगेट तक गाइड करने के साथ साथ और सी स्कीइंग प्रोफाइल को मेंटेन करने में मदद करने वाला है। अगला अपडेट बोइंग की तरफ से है। कल हम बोइंग के बारे में बात कर रहे थे कि बोइंग की तरफ से अभी भारत को अपनी ऑफसेट ऑब्लिगेशन को पूरा करने में डिले किया जा रहा है, जो कि अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए एक चिंता बना हुआ है। इसी बीच बोइंग की तरफ से ऑनगोइंग नेवल मल्टीरोल फाइटर जेट के टेंडर और MMRC टेंडर में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो फर्दर ऑर्डर देने से पहले इन ऑफसेट ऑब्लिगेशन को पूरा करना काफी जरूरी है। अब हालांकि बोइंग की तरफ से पहले बताया गया था P-8I एयरक्राफ्ट के डील में जो भी ऑफसेट ऑब्लिगेशन रखा गया था उसके अंदर वो भारत में P-8I एयरक्राफ्ट के लिए कंप्लीट MRO फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करेंगे, जो कि अभी तक कंप्लीटली पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अभी बोइंग की तरफ से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अगर वो वक्त पर अपनी वादा पूरा नहीं करेंगे या फिर ऑफसेट ऑब्लिगेशन में कोई ढील बरतने की कोशिश करेंगे तो इसके बाद उनको भारत की तरफ से कोई भी ऑर्डर मिलने में दिक्कत हो सकता है। इसी वजह से बोइंग की तरफ से भी भारत को एक काउंटर ऑफर भी दिया जा रहा है कि अगर भारत चाहे तो बोइंग की तरफ से एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस के साथ टाई अप किया जा सकता है और इसके बाद वो भारत के 2 VVIP बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को मेजर सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनको हमारे प्रेसिडेंट या फिर PM के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसी MRO फैसिलिटी में इंडियन नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट को सभी प्रकार की सर्विस और मेंटेनेंस को प्रोवाइड किया जा सकता है और इससे इंडियन नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट को बेहतर टर्न अराउंड टाइम भी मिलने वाला है। अभी तक हमें इनकी सर्विस और मेंटेनेंस को लेकर जो प्रॉब्लम आ रहा था इसको बोइंग की तरफ से सॉल्व करने का वादा किया जा रहा है। साथ ही सेम फैसिलिटी पर हमारे VVIP एयरक्राफ्ट को भी सर्विस और मेंटेनेंस को प्रोवाइड किया सकता है, जो कि फिलहाल के लिए एक अच्छा ऑफर होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स के एक मेजर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मार्शल एरोस्पेस की तरफ से बताया गया कि वो अभी इंडियन एयरफोर्स की C-130 एयरक्राफ्ट को लॉन्ग टर्म बेसिस पर मेंटेनेंस और सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से मार्शल एरोस्पेस को दिया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को आने वाले 12 सालों तक सभी प्रकार की सर्विस और मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने वाले हैं। भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से 2008 में C-130J एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एक डील को फाइनल किया गया था और अभी हमारे पास लगभग 12 C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनको भारत की तरफ से मल्टीपल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इनको भारत की तरफ से डिजास्टर रिलीफ जैसे मिशन से लेके स्पेशल ऑपरेशन या पैराड्रॉपिंग जैसे मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे इंडियन एयरफोर्स का एक भरोसेमंद एयरक्राफ्ट भी माना जाता है, क्योंकि सेम कैटेगरी के जो रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट हमारे पास मौजूद हैं उनके सर्विस अवेलेबिलिटी के मुकाबले C-130J सुपर हरक्यूलिस की सर्विस अवेलेबिलिटी हमेशा हाई रहता है। और एक कंपैरेटिव पॉइंट पर देखें तो अगर सेम कैटेगरी के रशियन ओरिजिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का सर्विस अवेलेबिलिटी हमेशा ही 50% से नीचे रहता है, तो सेम कंडीशन में C-130 का सर्विस अवेलेबिलिटी 95% से लेके 98% उससे भी ज्यादा रहता है। सेम कंडीशन जो है वो C-17 के साथ भी देखा जाता है और अभी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आने वाले 12 सालों तक भारत को हर तरीके से एयरक्राफ्ट की सर्विस को प्रोवाइड करने का रास्ता लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।